नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहते आई हूँ, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें। और जो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और जो फैक्ट्स बताती हूँ जो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चला करिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही साइड में आपको सारी चीजें बता दी जाए, तो मैं कुछ ओरली भी आपको चीजें बताती हूँ, तो उन्हें नोट डाउन करते हुए चला करिए। और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी आप लोग आंसर देते हुए चला करिए। काफी अच्छा आंसर देते हैं, जैसे शमशेर जी, रूली जी, जो ए.के. त्यागी जी हैं, ठीक है, वर्मा जी हैं, ये लोग जो बहुत अच्छा आंसर करते हैं। आप लोग भी और बाकी जो लोग भी जो सेशन को डेली फॉलो करते हैं वो भी आंसर को दें। कोशिश करिए कि आंसर देते रहिए, इससे आपकी बाकी भी चीजें रिवीजन होती चलेंगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डिकोड एग्जाम से जो प्लेटफॉर्म है उससे संबंधित जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास में और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज के डेट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। देखिए ये गोल्ड एटीएम है, मतलब कार्ड डालने से यहाँ पे पैसे नहीं, यहाँ पे गोल्ड निकलेगा, ठीक है, सोने का सिक्का निकलेगा। और ये भारत का पहला जो गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है वो किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। जब भी क्वेश्चंस को मैं रीड कर रही होती हूँ तो कोशिश क्या करिए, जो ऑप्शन आपके सामने है उसका आंसर दीजिए, वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर लिया करिए और आंसर दीजिए और देखिए कि कितने लोगों का करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, जो भी लाइव सेशन ले रहे हैं वो ये ध्यान दें कि अगर मैं 10 MCQ करा रहे हैं तो उसमें कितना सही हो रहा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि मेरा इतना सही हुआ है, इतना मैंने अटेम्प्ट किया। तो ठीक है, इससे आपको काफी अच्छा लगेगा जितना ज्यादा आपका करेक्ट होगा। चलिए आइए इसके हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। तो एक हैदराबाद में स्टार्टअप है जिसका नाम है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी। इसी प्रौद्योगिकी के समर्थन के साथ गोल्ड सिक्का ने, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा ये एटीएम लॉन्च किया गया, गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद के बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा गोल्ड सिक्का के द्वारा भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है हैदराबाद के बेगमपेट में, और ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम है और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। ठीक है, तुरंत के तुरंत उसमें से सोने के सिक्के निकल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब हम सामान्य एटीएम पे जब नॉर्मली आपके पास एटीएम कार्ड होगा और आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो आप एटीएम कार्ड पे, एटीएम जो मशीन होता है वहां पे जाते हैं, कार्ड को इंसर्ट करते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। ये देखा जाए ये ठीक उसके अपोजिट होगा, यानी कि इसमें जो है गोल्ड सिक्का एटीएम का आप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आप मशीन देख रहे हैं, इसमें देखिए आप क्या करेंगे, उस कार्ड को डालेंगे और यहाँ से आपको ये जो गोल्ड कॉइन है ये आपको मिलेगी। ठीक है, गोल्ड एटीएम के जरिए देखा जाए जो लोग होंगे वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या करने के लिए, सोने के सिक्के को खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि आप कुछ कितने भी अमाउंट का सिक्का खरीद लें, ऐसा नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। एटीएम की क्षमता की बात किया जाए, कैपेसिटी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 5 किलो जो है सोना रखने में सक्षम है। और जो व्यक्ति होगा वो कितना, तो 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक सोना एक व्यक्ति जो है लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एटीएम की विशेषता ये है कि ये जो एटीएम है वो सोने की कीमतों का लाइव अपडेट भी देता रहेगा कि भाई क्या चल रहा है सोने की कीमत। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वो कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में सोने की कीमत को एक समान कर दिया है। उस राज्य का नाम आप बताइए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो गोल्ड एटीएम को लॉन्च किया गया है गोल्ड सिक्का के द्वारा, कहां पे, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने कोलंबिया के बोगोटा में चल रही 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कितने किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। देखिए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रही है कहां पे दोस्तों, कोलंबिया के बोगोटा में, और भारत की जो भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उन्होंने रजत पदक जीता है। प्रश्न आपसे पूछा है ये जो सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने कितना किग्रे का भार रिसीव उठाया था, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 49 किग्रा वर्ग में। ठीक है,
चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपने देखा होगा जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो 2020 का, कहाँ पे 2021 में हुआ था, पैंडेमिक के कारण टोक्यो यहाँ पे जो ओलंपिक होने वाला था 2020 में, वो 2021 में हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। और यहाँ पे जो है काफी अच्छा प्रदर्शन किया था मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में, इन्होंने पदक जीते थे। और इन्होंने जो कोलंबिया के जो बागोटा में जो अभी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रही है 2022 की, उसमें इन्होंने देखा जाए तो 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जो है जीता है। ठीक है, और इन्होंने किसको पराजित किया है सिल्वर मेडल के लिए, तो इन्होंने जो टोक्यो चैंपियन रही है टोक्यो ओलंपिक में, जिनका चीन की हौ झिवा, ठीक है, हौ झिवा को इन्होंने हरा करके ये सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन ये हार गई किससे दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड मेडल जो जीता है वो चीन की है जियांग हुई हुआ ने जीता है। ठीक है, कितना सिमिलर नाम है, झिव हुआ, हुई हुआ, ठीक है, ये हुई हुआ होता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मीराबाई जो चानू है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 की, जो कि कहां पे आयोजित हो रही, कोलंबिया के बोगोटा में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि मीराबाई जो चानू है वो किस राज्य से संबंधित है। चलिए मैं हिंट कर देती हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। ठीक है, 7 सिस्टर्स में से एक सिस्टर जो है स्टेट, उसमें से ये संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, मीराबाई चानू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया है या फिर भंग करने का निर्णय लिया। देखिए यहाँ पे भाई मोरालिटी पुलिस थी, ठीक है, जिसको भंग करने का वहां पे काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ उस देश में। और प्रदर्शन करने के बाद वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया जाए। इराक है, ईरान है या फिर सऊदी अरब है। वीडियो को पॉज करें दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान में। ठीक है, आई देखिए, अगर आप लोग को पता होगा ईरान में अभी कुछ समय पहले जो है हिजाब न पहनने के मामले में एक व्यक्ति, एक महिला थी, जिनका 22 वर्षीय महिला थी, ध्यान रखिएगा उनका नाम होगा। ठीक है, उनका नाम मैं बता दे रही हूँ, 22 वर्षीय महिला थी, ठीक है, जिनका नाम था महसा, ठीक है, महसा रूमिनी, ठीक है, माफ करिएगा, महसा अमीनी को हिरासत में ले लिया गया था। और हिरासत के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ईरान में बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा सरकार के खिलाफ। ठीक है, इस मोरालिटी पुलिस के खिलाफ। ठीक है, तो वहां पे इस प्रदर्शन के दौरान काफी बड़ी संख्या में, लगभग 300 लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए इस प्रदर्शन के दौरान। लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर उतरे, किस लिए कि भाई ये जो मोरालिटी पुलिस है, जो कि इस्लामिक ड्रेस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ड्रेस है, ये ड्रेस कोड को लागू करने वाली है, ये इसको भंग करने के लिए। ठीक है, और सरकार दबाव में है, फिर निर्णय लिया कि नहीं भाई इसको भंग कर दिया जाए। अगर हम मोरालिटी पुलिस की बात करें, जो कि जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, देखिए गश्ते इरशाद या फिर गाइडेंस पुलिस, इस नाम से भी जाना जाता है, जो गाइड करती थी कि वहां की जो महिलाएं हैं वहां पे ऐसे कुछ ऐसे ड्रेस कोड होते हैं कि पुरुषों को भी इस तरीके से रहना, महिलाओं को भी इस तरीके से रहना है। महिलाओं को एक तरीके से सर के ऊपर, जैसे ये महिला ने बांध रखा है, इस तरीके से हिजाब बांधना है। दूसरी चीजें, उनको किसी भी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी कि सौंदर्य प्रधान जो चीजें वो सब इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है ये मोरालिटी पुलिस ध्यान रखती थी। और एक महिला थी जिनका नाम हमने लिया कि महसा अमीनी, उन्होंने चूंकि उन्होंने जो हिजाब पहन रखा था उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव जो रहा होगा, जिसकी वजह से उनको हिरासत में लिया गया था और हिरासत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसी जो ये मोरालिटी पुलिस के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन शुरू किए। इस बात करें, ये जो मोरालिटी पुलिस जो कि 1979 से देखा जाए वहां पे काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के, इस्लामिक कानून को लेकर के, हिजाब को लेकर के ये चीज बहुत सख्त, बहुत समय से। लेकिन इस चीज को और सख्त करने के लिए इस मोरालिटी पुलिस, जिसको हम गश्ते इरशाद के नाम से जानते हैं, इसका गठन 2006 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये किसके साथ मिलकर के काम करती है, तो जो ईरान की न्यायपालिका है, और आपको पता होगा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, ठीक है, इस जो इनके साथ मिलकर के एक तरीके से जुड़े पहला मिलिट्री फोर्स बासिस के साथ ये मिलकर के काम करती है। ठीक है, ये देखा जाए तो ये क्या क्या ध्यान रखती है, तो ये ईरान की अगर स्थिति देखें तो वहां के जो नियम के अनुसार महिलाओं के लिए हिजाब और हेड स्कार्फ पहनना काफी अनिवार्य है। और इस चीज को ध्यान रखने की, किसी महिला ने ऐसा तो नहीं हेड स्कार्फ नहीं पहना है, अगर पहना है तो पूरा फेस कवर है कि नहीं, ये सारी चीजों का ये ध्यान रखती है कौन, ये मोरालिटी पुलिस। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं
ईरान की, ठीक है, ईरान की। और ईरान देखिए आपके सामने ये ईरान का मैप खुला हुआ है। ईरान जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, तेहरान, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान है ये, और ये आपको दिख रहा है तेहरान। अगर हम देखें ईरान से कौन कौन से देश जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो चलिए पूर्व से देखती तरफ चलते हैं। इससे यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है, फिर अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर देखा जाए तो अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया, फिर यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तुर्की, और फिर इराक, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें किसकी, जैसे कि अगर कुछ समुद्री सीमा भी, तो यहाँ पे आप कैस्पियन सागर से इसकी सीमा देख रहे हैं, पर्सियन गल्फ से, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान से। और यहाँ पे देखिए ईरान और ओमान के बीच में एक स्ट्रेट गया है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हम ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि ईरान और ओमान को अलग करता है और किन दो जल संधियों को जोड़ता है, तो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं ईरान की मुद्रा की, देखिए करेंसी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो करेंसी की बात करें तो ईरानियन रियाल जो है वो इसके यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो है वो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो यहाँ पे देखिए भारत और मध्य एशिया के जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी पहली बैठक हुई है, जिसकी मेजबानी जो की गई है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि भारत के द्वारा की गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भारत और मध्य एशिया के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी प्रथम बैठक आयोजित की गई है, जिसकी मेजबानी किसने किया दोस्तों, भारत ने किया। और इस प्रथम बैठक का जो आयोजन किया गया वो भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। और इस सम्मेलन को, इस बैठक को जो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजीत डोभाल, उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है दोस्तों, अजीत डोभाल है, नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। सम्मेलन में देखा जाए मध्य एशिया के कई देशों ने भाग लिया, जिसमें से देखा जाए तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी मध्य एशियाई जो कुछ कंट्री थे उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अधिकारी थे उन्होंने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जब संबोधन किया अजीत डोभाल ने, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मध्य एशिया के बीच जो मध्य एशिया देश है उनमें जो एक तरीके से अस्थिरता और कुछ आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको, उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मध्य एशिया जो है ये सभी, भारत हो और चाहे मध्य एशिया के देश हैं, उन सभी के लिए एक साझा हित है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि शांति और सुरक्षित समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। और ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में अगर देखें, अगर ये क्षेत्र किसी भी कारण से यहाँ पे अशांति फैली होगी, अस्थिरता फैली होगी, तो भारत भी इससे प्रभावित होगा और बाकी अन्य देश भी प्रभावित होंगे। और देखिए बहुत बड़ा कारण है उस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होने का आतंकवादी गतिविधियां। तो अजीत डोभाल ने इस बात के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब उनका फोकस ये था कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए, यानी कि अगर आतंकवाद को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा रही है, उस उपलब्ध जो की जा रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। हर किसी की ये प्राथमिकता होनी चाहिए मध्य एशिया देश की, भारत की क्षेत्र में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, इन गतिविधियों को, इनको आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो देश उनको जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उसको किसी हाल में भी रोका जाए, ठीक है। और यही हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र में शांति फैली रहे और ये शांति उन सभी देशों के साझा हित के लिए, ठीक है। सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए दोस्तों, तो अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति सबसे महत्वपूर्ण और जो वहां पे इस समय उत्पन्न आतंकी खतरे हैं उनसे निपटने पर काफी जोर दिया गया इस सम्मेलन में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। देखिए अभ्यास संगम जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जा रहा है, इसका जो 7वां संस्करण आयोजन हो रहा है वो हो रहा है गोवा में, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये अभ्यास संगम। देखिए अभी हाल फिलहाल की बात है, यहाँ पे जो अभ्यास संगम का जो 7वां संस्करण, ध्यान रखिएगा वर्ष 2022 में ये 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पे दोस्तों, गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में देखा जाए, जैसा कि मैंने बात किया, भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास, और भारत और अमेरिका के जो नेवी फोर्स है, यानी कि जो यहाँ पे आपके जो नौसेना है, उनके
उनके बीच का ये अभ्यास है। तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना मार्कोस और संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास रहा है। इस अभ्यास जो कि ध्यान रखिएगा जो 7वां संस्करण, इसमें किसने किसने भाग लिया, तो अमेरिका की नौसेना की तरफ से देखा जाए तो सैन डियागो यूएस स्थित सिल टीम 5 के कर्मी ने, और आईएनएस और भारत की तरफ से आईएनएस अभिमन्यु से भारतीय नौसेना मार्कोस ने इसमें भाग लिया। ठीक है, इस अभ्यास की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी 1994 में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये ऐसा नहीं कि हर वर्ष जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 1994 में किया गया था और वर्ष 2022 में 7वां संस्करण है। अभ्यास का उद्देश्य देखिए क्या है। इस अभ्यास को कराए जाने का उद्देश्य ये है कि जो समुद्री जो विशेष अभियान होते हैं उनके जो विभिन्न पहलू होते हैं, इन विभिन्न पहलुओं पर दोनों देशों के जो विचार रहे हैं, यानी कि भारत और अमेरिका के जो विचार रहे हैं, इन दोनों देशों के जो अनुभव रहे हैं वो दोनों देश आपस में आदान प्रदान इस अनुभव इन विचारों का कर सके, किससे संबंधित, जो समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर। ठीक है, तो इसका आदान प्रदान किया जा सके और साथ ही साथ दोनों देशों की जो नौसेना है उनके बीच एक घनिष्ठ और मजबूत संबंध बन सके, इसलिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित किया है। तो जो समुद्र में जो लहरें आती हैं उससे बिजली उत्पन्न होने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं के द्वारा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की। देखिए वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को बच्चा शेयर भी करते जाइए। देखिए आप लोग का मुझे बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सच में मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, काफी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मुझे उस तरह का आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि साथ में वीडियो भी शेयर करते रहा करिए, कमेंट करिए, लाइक बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने जो समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली टेक्नोलॉजी बनाई है वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी ये टेक्नोलॉजी है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, ध्यान रखिएगा, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है और इसका नाम क्या है दोस्तों? सिंधुजा 1। ठीक है, तो सिंधुजा 1 अगर आपसे पूछा जाएगी क्या है, तो सिंधुजा 1 ध्यान रखिएगा ये समुद्र के लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है, जिसको किसने बनाया दोस्तों? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया। ठीक है, तो ये समुद्री तरंगों से क्या करेगा? ये ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बिजली उत्पन्न करेगा। ये डिवाइस को देखा जाए कहाँ पे तैनात किया गया या फिर स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु का जो तूतीकुरिन तट है उससे लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर इस इंस्ट्रूमेंट को, इस कन्वर्टर को क्या किया गया है? स्थापित लगाया गया है। और ये भी टारगेट रखा गया है इस इंस्ट्रूमेंट के अगले 3 साल में समुद्र की लहरों से लगभग 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य भी इससे रखा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सफल नहीं है दोस्तों, सकल है। ठीक है, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान कितना प्रतिशत कर दिया? देखिए अभी घटा दिया है और ये कितना प्रतिशत कर दिया दोस्तों? तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 6.9%। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने गलती से बोल दिया, घटाया नहीं था, देखिए बढ़ा दिया, अपग्रेड किया है। ठीक है, तो अपग्रेड कर दिया है, बढ़ा दिया है और काफी भारत की जो अर्थव्यवस्था उसका काफी तारीफ भी विश्व बैंक ने किया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी देखा जाए वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल फिलहाल में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके विकास के अनुमान को बढ़ा दिया और बढ़ा करके कितना कर दिया दोस्तों? 6.9%। और कितने से बढ़ाया? 6.5% था। तो उनका ये अनुमान था पहले वर्ल्ड बैंक का कि भारत की विकास दर 6.5% प्रतिशत से बढ़ेगी, लेकिन अभी उसको अपग्रेड कर दिया भारत की स्थिति को देखते हुए 6.9% कर दिया है चालू वित्त वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पे जो भारत की काफी प्रशंसा की गई है, भारत की जो आर्थिक लचीलापन की काफी प्रशंसा की गई है और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जो इस समय विकास स्थिति है वो अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी अलग है, काफी अच्छी, यानी कि जो वैश्विक स्लिप ओवर से काफी हद तक अलग है। यानी कि जो वैश्विक मंदी चल रही है, इस वैश्विक मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था काफी
अलग है क्योंकि भारत में देखा जाए लगातार मांग बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक स्लिप ओवर की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई है। जिस तरीके से वैश्विक मंदी चल रही है, डिमांड है ही नहीं किसी तरह की, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्री, उनसे काफी अलग है क्योंकि भारत में लगातार मांग बनी हुई है। क्यों नहीं बनी रहेगी? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी जगह, इतनी बड़ी जनसंख्या, ठीक है, और जनसंख्या वो भी क्या सैचुरेटेड जनसंख्या नहीं, यहाँ पे तो अभी इंसान की बेसिक नीड ही पूरी नहीं हुई है, तो मांग तो बनी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ का जो घरेलू बाजार है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह के प्रति अपेक्षाकृत कम जोखिम है, ठीक है। यहाँ पे ही इतनी ज्यादा डिमांड है कि हमें अन्य लोगों से क्या, हमारे आपस के जो घरेलू बाजार है वो अपने आप में ही क्या है, हमेशा डिमांड बनी रहेगी, ठीक है। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष में देखा जाए भारत का जो विकास दर है वो 7% से यहाँ पे घटा दिया है 6.6%। तो इस वर्ष के लिए देखा जाए बढ़ा दिया 6.5 से 6.9 कर दिया, लेकिन अगले वर्ष जो उसने देखा था 7% उसको घटा करके 6.6 कर दिया। चलिए आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक का जो है फॉर्मेशन, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर और वर्तमान में जो इसके हेड हैं, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ, ठीक है। तो ये देखा जाए एक जो है वो है, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रतियोगिता है, नाविक प्रतियोगिता, और एडमिरल कप रेगाटा इसका 11वां संस्करण है जो कि कहां शुरू किया गया दोस्तों? केरल में शुरू किया गया, ठीक है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एडमिरल कप रेगाटा का जो आयोजन शुरू किया गया है वो 11वां संस्करण है, केरल में शुरू हुआ। और ध्यान रखिएगा ये 10 दिसंबर यानी कि कल ये इसका अंतिम दिन है इस कंपटीशन का, इस एडमिरल कप रेगाटा का, ठीक है। ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी जो मेजबानी की जा रही है वो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के द्वारा जो है इसका आयोजन, इसकी मेजबानी की जा रही है इस वर्ष, ठीक है। यहाँ पे जो इस कप की बात किया जाए एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। इस वर्ष 12वीं वर्षगांठ है और 11वां संस्करण है। यह देखा जाए तो एकल चालक दल ओलंपिक वर्ग लेजर रेडियम सेलबोट में एक बड़े दौड़ के रूप में आयोजित इसका पूरा आयोजन किया जाता है। और ये जो इस वर्ष देखा जाए इस दौड़ का, ये जो नाव दौड़ होती है, इसका आयोजन किया जाता है एट्टिकुलम खाड़ी में, ठीक है, जो कि केरल के पास स्थित है। वहां पे इसका आयोजन इस नाविक दौड़ का किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण केरल में आयोजित किया गया। कौन सी खाड़ी में? एट्टिकुलम खाड़ी में। और इसकी जो मेजबानी की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? तो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के द्वारा की जा रही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में, ठीक है, किस संस्थान ने ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 जारी किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, ठीक है, किस संस्थान ने जारी किया है? तो किया है ये IMO, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ILO माफ करिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी किया गया है 2022-23, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये देखा जाए रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। और इस वर्ष की जो टाइटल क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेजिंग पावर, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट रहा है किसका? इन्फ्लेशन का, और साथ ही साथ कोविड-19 का किस पे? मजदूरी पे और लोगों की परचेजिंग पावर पे जो प्रभाव रहा है वो सबके बारे में वेजेस रिपोर्ट बात किया, ठीक है। ILO की बात करें तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई। कोशिश करिएगा एक बार गूगल सर्च करके इस रिपोर्ट को और भी इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, बहुत सारे पॉइंट को मैंने स्किप किया है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इस रिपोर्ट को थोड़ा और भी पढ़ लीजिए क्योंकि जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनके लिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ILO की बात करें तो इस रिपोर्ट में जो है विश्व स्तर पर और क्षेत्र के अनुसार मजदूरी के रुझानों की तस्वीर जो है प्रदान किया गया। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बताया कि विश्व स्तर पे किस तरीके का लेबर चार्ज मिल रहा है लोगों को, और साथ ही साथ क्षेत्रों के हिसाब से भी यहाँ पे बात किया गया है। इस रिपोर्ट के देखा जाए इस संस्करण में बहुत सारी चीजें दिखाया गया। इसमें यह बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में, खासकर जो कोविड-19 के दौरान जो मजदूरी, जो सैलरी थी, जो वेतन था और जो परिवारों की क्रय शक्ति है, ठीक है, जो परचेसिंग पावर है वो काफी कम हुई है, ठीक है। यहाँ पे कारण वही है क्योंकि एक तो पैंडेमिक था, ठीक है, वैश्विक मंदी भी चल रही थी, और इसका कारण क्या है कि रोजमर्रा के खर्चों में वृद्धि के, चूंकि इन्फ्लेशन और चूंकि महंगाई भी चीजों में बढ़ रही थी और लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हुई है, तो ये इसका कारण रहा है। कोविड-19 के दौरान
देखा जाए तो वेतन में महत्वपूर्ण नुकसान का कारण क्या था, निम्न आय वाले देश विशेष रूप से बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे जितने भी जो कोविड-19 आया उसके बाद काफी लोगों की सैलरी, कितने लोग की नौकरी चली गई, जिन लोगों की नौकरी थी उनके वेतन कम कर दिए गए। तो इसके कारण जितने भी जो कम आय वाले जो देश थे, जो डेवलपिंग थे या लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उनके पर बहुत ज्यादा ये प्रभाव आया है। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है कि वर्ष 2022 की पहली छमाही में वास्तविक रूप से मासिक वेतन में 0.9% की गिरावट आई है और यह ध्यान रखिएगा 21वीं सदी के वास्तविक वैश्विक मजदूरी की पहली नकारात्मक वृद्धि है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट है जिसको जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, इस रिपोर्ट को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही साथ आज आपका काम है कि ILO के बारे में पढ़िए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और ये किस तरीके से यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। इस समय देखा जाए इसने अपने 100 वर्ष भी पूरे किए। आप मुझे बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, 2019 में से हमने 100 वर्ष पूरे कर लिए। ये बहुत पुराना एक संगठन है और अगर मन करा, अगर आपको टाइप करने का मन करा थोड़ा सा, तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे भी इसके बारे में बता दीजिएगा। मैं भी देखूंगी मेरे बच्चे मुझे भी कितना चीजें बता सकते। ठीक है, चलिए आते हैं अंतिम प्रश्न में। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की शिक्षिका ने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जो जीता है किसने, विनीता नायर ने, वीना नायर ने, मनीषा सिंह ने या फिर अलका कपूर ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इज वीना नायर, जिनकी जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे थे ये भारतीय मूल की है वीना नायर। ये ऑस्ट्रेलिया में शिक्षक है, टीचर है और इनको जो इन्होंने कार्य किया, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया वर्ष 2022 के। इन्होंने देखा जाए इस पुरस्कार को इन्होंने क्यों इनको दिया गया, तो ये चूंकि माध्यमिक विद्यालय की टीचर रही हैं और वहां पे माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता जो दिया, जो इन्होंने कार्य किया, उसी के हेतु इनको प्रदान किया गया। इनके बारे में बात की जाए वीना नायर, तो ये व्यू फैंग कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्टीम प्रोजेक्ट लीडर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय मूल की शिक्षिका है वीना नायर, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2022 का। तो दोस्तों इस तरीके से था 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा आज का पहला फैक्ट है कि हाल ही में संपन्न पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर की ची ह्योंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है किसने, दिग्गज शटलर सुकांत कदम। ठीक है, इन्होंने जो कि ये शटलर से संबंधित है और जो पेरू में हुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, और यहाँ पे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का आयोजन हुआ और ची ह्योंग आंग को हरा करके सुकांत कदम ने गोल्ड मेडल जीता है। वही बात करें कि राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया गया कब दोस्तों, 7 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर को एक और भी दिन मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो कि 7 दिसंबर को मनाया गया। वही बात करें कि एक ग्लोबल मोड है, ग्लोबल मोड ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ग्लोबल मोड को जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, कौन सा भाई, 2022 को। ठीक है, वही आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है किसे दोस्तों, न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को। ठीक है, तो ये दोस्तों था आज का हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस किया और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कहाँ पे जो है आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछे, उम्मीद है आप उसका आंसर देंगे। और बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको डेली का जो है डिकोड एग्जाम से संबंधित क्लासेस का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो क्लास की PDF है वो अवेलेबल होगी और उसको डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेकिन डेली जो है करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसको डेली देखना पड़ता है, डेली हमें रिविजन करना पड़ता है, इसका कोई भी विकल्प है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको अपडेट हुई होना है और आपको डेली नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। देश दुनिया इतनी तेजी से बदल रहा है कि नई चीजें हमसे जुड़ती जा रही हैं और एग्जाम का पैटर्न भी उसी तरीके से चेंज हो रहा है, इसलिए हमें भी उतनी एक्टिव होकर के काम करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।